सर एक छोटा सा डाउट पूछना था। हेलो सर, एक छोटा सा डाउट पूछना था। बाद में 2 मिनट रुकना, मैं भी स्टार्ट करूँ, 2 मिनट रुकना। ओके सर। हाँ बच्चों, थोड़ा सा लिखने में टाइम लग गया मुझे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी को आवाज आ रही है क्लियर? स्क्रीन पर दिख रहा है ना सही से? यस सर। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ग्रेविटेशन की शीट में जो भी बच्चे उनको बोल रहा हूँ कि यार, कई मूर्ख लोगों की आदत होती है कि थ्योरी पढ़ लेते हैं और डिस्कशन मिस कर देते हैं। तो डिस्कशन क्लासेस मिस मत करना। जो बच्चा डिस्कशन क्लासेस मिस कर रहा है उसको तो एडवाइस कर रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दे और सब्जी बेचने की प्रैक्टिस कर ले, ठीक, क्योंकि उसका कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ तक कर लिया था यार हमने? पार्ट 1 पूरा। हाँ, एक्सरसाइज 2 का वहां तक कर लिया था हमने। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 1 का पार्ट सेकंड तक तो कर लिया। पार्ट थर्ड किसी ने पूछा नहीं था मैच द कॉलम में। किसी को पूछना है क्या? नो सर। क्लास में बता, आवाज नहीं प्लीज। क्लास में बताया था उसी रिजल्ट पर बेस्ड है ना। अलग अलग केस में इसकी टोटल एनर्जी कैसी होगी और पाथ कैसा होगा। जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है कि स्पीड एग्जैक्टली रूट जीएम अपन आर, मतलब एग्जैक्टली वी ऑर्बिटल के बराबर स्पीड दी है, तो इसका पाथ सर्कुलर होगा और बंधा इससे टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव।
ऐसे फिर डी पार्ट में इसको जो स्पीड दी है वो √GM/r से √2GM/r के बीच दी है। तो बताओ पाथ कैसा होगा? हेलो, इलिप्टिकल। इसका मतलब है कि स्पीड इसको v ऑर्बिटल और √2v ऑर्बिटल मतलब v स्केप के बीच दी है, तो इसका पाथ बड़ा इलिप्टिकल होगा जिसमें अर्थ इसके ऊपर वाले सेंटर पर होगा और बंधा हुआ है इससे अभी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव है ना। एक और पार्ट पूछा जा सकता है कि स्पीड लेस देन √GM/r दी है, मतलब स्पीड लेस देन v ऑर्बिटल दी है, तब भी पाथ कैसा होता है? इलिप्टिकल, लेकिन छोटा इलिप्टिकल जिसमें अर्थ का सेंटर इसके नीचे वाले फोकस पर होता है। ऐसे ही फिर बी ऑप्शन में दे रखा है कि स्पीड एग्जैक्टली √2GM/r मतलब एग्जैक्टली एस्केप स्पीड के बराबर दी है, तो मैंने बताया था कि एग्जैक्टली एस्केप स्पीड के बराबर स्पीड है तो फिर एस्केप करेगा, लेकिन लिमिटिंग पैराबोलिक पाथ में एस्केप करेगा। और सी ऑप्शन में दे रखा है कि इसकी स्पीड √2GM/r मतलब v एस्केप से भी ज्यादा स्पीड दी है, तो फिर ये पार्टिकल हाइपरबोलिक पाथ में एस्केप कर जाएगा। ये तो सारे रिजल्ट बताए थे, बाकी वेरी नाइस की तुमने कर लिया। एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट में कर लिए सारे? सर एक पूछना था। कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर नहीं आ रहा है। देख लेना। तो उसको इंटीग्रेट करके ही ना करेंगे? हाँ, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 वैसे तुमसे होना चाहिए था एडिट, देख लेना। ये तो क्लास में कितनी भी गलतियां करो चलेगा, और बहुत अच्छी चीज है कि जो भी डाउट हो पूछ रहे हैं, है ना। डाउट पूछने में शर्माना मत, बाकी एग्जाम में गलतियां नहीं जानी चाहिए, ठीक? देख लेना। ये इसी टाइप का है ना? यस सर। रॉड का कितना मास चल नहीं दे रखा है? A+, हाँ देख लेना। शायद आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई प्लैनेट है जो कि इस बार हमको दे रखा है कोई प्लैनेट है जो पतली सी रॉड की फॉर्म में है। आवाज आ रही है ना कोई? कि कोई प्लैनेट है जो पतली रॉड की फॉर्म में, इसकी लेंथ L है और इसमें मास यूनिफॉर्मली नहीं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो हमको दे रखा है कि इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ वो इस पॉइंट से डिस्टेंस x पर डिपेंड कर रहा है। हर बार तो हम x यहाँ से मेजर करते हैं ना, लेकिन इस बार इन्होंने इधर से मेजर किए तो झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर मास डेंसिटी इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस x पे डिपेंड कर रही है और लैम्डा इक्वल टू a+bx² के टाइप से चेंज कर रही है। बस अब हमको देखना है कि इस प्लैनेट के कारण ओरिजिन पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा वो देखना है, और ग्रेविटी फील्ड आ गया तो उस ग्रेविटी फील्ड में m मास का कोई छोटा सा पार्टिकल रखें तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि रॉड जैसा प्लैनेट है तो इसके कारण या ग्रेविटी फील्ड के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ तो काम नहीं करेगा ना? हेलो, नो सर। तो तुम बताओ कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किसी चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, वैसे यहाँ इस प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड भी देख सकते हैं। तो हमको पता है कि इस प्लैनेट के हर एक एलिमेंट की यहाँ से डिस्टेंस अलग अलग होगी तो ग्रेविटी फील्ड भी अलग अलग होगा, तो टोटल ग्रेविटी फील्ड के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पूरे रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट में बांटते हैं, और अभी तक तो हम क्या करते थे, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट लेते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि x हमको ओरिजिन से मेजर करना है तो झगड़ा नहीं करेंगे, वहां से मेजर कर लेंगे। कोई पाप तो नहीं है ना? हेलो, नो सर।
तो उसके लिए वही कि पूरी रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट में बांटते हैं और यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और छोटे से एलिमेंट का मास dm मान लेते हैं। चलो छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा वो भी देख सकते हो। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती है ना, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती तब तो डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाते, लेकिन इस बार नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तब तो और अच्छा है। अब तो यूनिटरी मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो तुम स्मार्टली बताओ इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ a प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो dx लेंथ में कितना मास होगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। सही लिखा है ना? यस तो इसका लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ a प्लस बी एक्स स्क्वायर थी, तो dx लेंथ में कितना मास होगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये आ गया, बस आराम से है ना। आराम से बताओ कि छोटे से एलिमेंट का मास dm है ना, तो छोटे से एलिमेंट का मास dm और इस एलिमेंट की ओरिजिन से डिस्टेंस x है, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ ग्रेविटी फील्ड पास बुलाने वाला होगा। और बताओ छोटे से एलिमेंट के कारण ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, कितना होगा gm अपन r स्क्वायर। तो ये छोटे से एलिमेंट के कारण ग्रेविटी फील्ड कितना होगा g m की जगह dm अपन r इस एलिमेंट की ओरिजिन से डिस्टेंस x स्क्वायर। बस आराम से बताओ कि हर एक एलिमेंट के कारण ग्रेविटी फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो सब सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो छोटे से एलिमेंट के कारण ग्रेविटी फील्ड इतना है, तो पूरी रॉड के कारण टोटल ग्रेविटी फील्ड इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन जी डीएम अपन एक्स स्क्वायर, जहाँ डीएम की वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बताओ, a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये रख सकते हैं, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल ग्रेविटी फील्ड कितना आ गया g, बस यही तो बाहर निकलेगा, तो तुम बताओ g बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा बताओ, a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ओपन एक्स स्क्वायर। अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो b इंटू डी एक्स। सही लिखा है ना? हेलो, टोटल Yes. ग्रेविटी फील्ड इतना होगा। अब लिमिट शक्ल देखते बताओ, इस बार लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, अल्फा से अल्फा प्लस एल प्लस अल्फा। ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना तुम कि इस बार x हम यहां से मेजर नहीं कर रहे, यहां से मेजर कर रहे हैं। तो तुम है ना, इस बार x यहां से मेजर कर रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू अल्फा, और लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू अल्फा प्लस एल। तो तब इस बार रॉड कहां से कहां तक फैली हुई है, हेलो, अल्फा से अल्फा प्लस एल। x इक्वल टू अल्फा से x इक्वल टू अल्फा प्लस एल। तो लिमिट भी रखेंगे x इक्वल टू अल्फा से x इक्वल टू अल्फा प्लस एल। बस कर लोगे ना आगे। तो टोटल ग्रेविटी Yes, फील्ड sir. के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, मेरे को जगह नहीं है तो डायरेक्ट कर रहा हूँ कि पहली टर्म a बाय एक्स स्क्वायर dx, तो स्मार्ट पर्सन होगा तो डायरेक्ट याद होगा कि a बार और 1 ओपन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस 1 ओपन x होता है, याद है? Yes, sir. या मूर्खों ऐसे कर भी सकते हो कि a बार और 1 ओपन एक्स स्क्वायर dx को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 2 dx, और उसका इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओपन माइनस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लोगे ना, कितना आएगा, x की पावर माइनस 1 ओपन माइनस 1 मतलब माइनस 1 ओपन x। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के टाइम पे बताया था a बार और 1 ओपन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन डायरेक्टली माइनस 1 ओपन x प्लस अगली टर्म b dx, तो इसमें b कांस्टेंट है बाहर और ओनली dx का इंटीग्रेशन x, और आगे लिमिट रख सकते हो। लिमिट कहां से कहां तक, x इक्वल टू अल्फा से x इक्वल टू अल्फा प्लस एल। आगे सॉल्व कर लोगे ना? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो इस पूरे रॉड के कारण ओरिजिन पर ग्रेविटी फील्ड आया। अब इस ग्रेविटी फील्ड में m मास का छोटा सा पार्टिकल रखा है, तो रॉड के ग्रेविटी फील्ड के कारण इस पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, QE के सिमिलर m इंटू जी, जब m तो इस पार्टिकल का मास और g रॉड के कारण यह ग्रेविटी फील्ड जो इधर निकाला है, हो जाएगा। Yes, sir. ये ध्यान रखना है ना, हमने क्लास में हमेशा यहाँ से एलिमेंट लेते थे, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx का, लेकिन इस बार इन्होंने बोल रखा है कि जो x है हम ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं,
इस बार यहाँ से ले लेंगे, उसको भी हैंडल कर सकते हैं। चलो एक छोटी चीज पूछो, इस पूरी रॉड के कारण ग्रेविटी फील्ड निकालना हो तो रॉड के पूरे मास को क्या सेंटर ऑफ मास पर सेंटर्ड मान सकते हैं क्या? नो नहीं मान No, सकते। sir. बताया था कि ग्रेविटी फील्ड आर के साथ नॉन लिनियरली चेंज करता है, उसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, है ना। सेंटर वाला कंसेप्ट केवल स्फीयर के लिए लगता है, लेकिन उसमें भी वास्तव में कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का नहीं होता है। एक्चुअली पॉइंट चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न वैसा ही होता है और स्फीयर का भी पैटर्न वैसा ही होता है। इसलिए स्फीयर के केस में सारे मास को मिडिल पॉइंट पर सेंटर्ड मान सकते हैं, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं है। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन सिमिलर आती है, उसके कारण सेंटर पे सेंटर्ड मानते हैं। चलो और कोई पूछना है इसमें यार? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यस सर। Yes, sir. ग्रेविटी प्रॉब्लम क्लास में कराई थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। तो मैं सभी से एडवाइस कर रहा हूँ कि इस 3 को वापस से घर पे एक बार रिवाइज करना। जब भी रिवाइज करो तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना, क्योंकि पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। क्या ग्रेविटी फील्ड ही पूछा है ना? हेलो, क्या पूछा है? Gravitation force. हाँ वही, मतलब इनडायरेक्टली उसके कारण उस पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड निकालना है। तो तुम बताओ, 1 मिनट, तुम बताओ कि इस थर्ड क्वेश्चन में है ना, वही है कि स्फीयर है और उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है, उसके कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड निकालना है। ग्रेविटी फील्ड आ गया तो इसमें रखे पार्टिकल पर फोर्स, तो m इंटू जी ग्रेविटी फील्ड निकालना है। तुम बताओ इस बार इस अधूरे स्फीयर के कारण ग्रेविटी फील्ड के लिए रो बाय 3f0 इंटू ओ डैश वाला फॉर्मूला काम करेगा क्या? बताओ काम करेगा क्या? No, sir. बिल्कुल नहीं करेगा यार, मैंने चमका कर बताया था। ये फॉर्मूला तो तब लगाते हैं जब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटी फील्ड पूछे तब लगाते हैं। जबकि इस बार जो पार्टिकल है तो कैविटी के बाहर है, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला या रटा रटा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ तो हमको डिटेल में करना पड़ेगा, वही कैविटी प्रॉब्लम से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? हेलो, यस सर। ठीक, डिटेल में ही करना पड़ेगा, तो कैविटी प्रॉब्लम से ही करना पड़ेगा। ये कितनी है? आर रेडियस का कोई स्फेरिकल प्लैनेट है ना, और उसमें आई थिंक r/2 रेडियस की ऐसी कोई कैविटी बना दी है, तो उसके कारण सेंटर से d डिस्टेंस पर ग्रेविटी फील्ड निकालना है। बस कैविटी अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना? या इसको ऐसे बोल सकते हैं, बताओ इस ये जो अधूरा स्फीयर है इसको किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? बताओ। कंप्लीट स्फीयर माइनस उसमें इतना स्फेरिकल पार्ट हटा दिया, उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। गलत तो नहीं बोला? नो सर। हेलो, तो सुन लेना एक बार फटाफट देख लेना। ये तो हमको दे रखा, सॉरी, ये हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है, सॉरी वही, तो हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है ना। जब ये सॉलिड स्फीयर पूरा कंप्लीट था तब इसकी रेडियस r थी और तब इसका मास m था। सही बोला ना कि जब स्फीयर पूरा कंप्लीट था तब इसकी रेडियस r और मास m था। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि उसमें r/2 रेडियस जितना स्फेरिकल पार्ट खाली कर देते हैं, मतलब कैविटी बना देते हैं, तो अधूरा स्फीयर हो गया। तो हमको देखना है कि इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर यहाँ ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, वो देखना है। तो बस कैविटी प्रॉब्लम से कर सकते हैं ना। एक तो अपना वही बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीका कि बता इतने पार्ट में जबरदस्ती प्लस रो डेंसिटी का मटेरियल भर देंगे और वहीं की वहीं माइनस रो डेंसिटी का भी मटेरियल भर देंगे, कर सकते हैं ना उससे। लेकिन इसको थोड़ा सा और चालाकी से कर सकते हो। ये पहली क्लास में तुमने जोड़ना पढ़ा होगा, तो सेकेंड क्लास में, दूसरी क्लास में तुमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा होगा, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो, बताओ ये जो अधूरा स्फीयर है उसको किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? कंप्लीट स्फीयर माइनस इतना स्फेरिकल पार्ट हटा दिया, उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। शक तो नहीं है? नो हेलो, सर। वही बोल रहा Okay. हूँ, इस कंप्लीट स्फीयर को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? सॉरी, अधूरे स्फीयर को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? कंप्लीट स्फीयर माइनस इतना स्फेरिकल पार्ट हटा दिया, उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो बताओ इस कंप्लीट स्फीयर के कारण यह ग्रेविटी फील्ड देखेंगे, उसके बाद हटाए गए पार्ट के कारण ग्रेविटी फील्ड देखेंगे, और बताओ एक के ऊपर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो टोटल ग्रेविटी फील्ड G1 + G2, लेकिन इस बार एक स्फीयर से दूसरा स्फीयर हटा रहे हैं
तो टोटल ग्रेविटी फील्ड G1 माइनस G2, सही बोला ना? यस सर। वही कि एक के ऊपर दूसरा रखा होता है तब तो टोटल ग्रेविटी फील्ड G1 प्लस G2 होता है, लेकिन इस बार एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को हटाया गया है तो ग्रेविटी फील्ड G1 माइनस G2। चलो दोनों का मास देख लेते हैं। बताओ जब कंप्लीट स्फीयर था तब इसका मास m था, तो बताओ इस हटाए गए पार्ट का भी मास मुंह जुबानी निकाल सकते हैं। तुम स्मार्ट ही बताओ कि कंप्लीट स्फीयर के कंपैरिजन में हटाए गए स्फीयर की रेडियस आधी है। बताओ कंप्लीट स्फीयर के कंपैरिजन में हटाए गए स्फीयर की रेडियस आधी है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? आधे का क्यूब मतलब 1/8 टाइम्स। बताओ ना यार, स्फीयर का वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब पे डिपेंड करता है। मुंह जुबानी कर सकते हो कि कंप्लीट स्फीयर के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट की रेडियस आधी है, तो कंप्लीट के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का वॉल्यूम आधे का क्यूब मतलब 1/8, तो कंप्लीट के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का वॉल्यूम 1/8 टाइम्स है, तो प्रोपोर्शनली मास भी 1/8 टाइम्स होगा। मतलब इसका मास m हो तो इसका मास कितना होगा? m/8 होगा। ठीक है, बस अब कर सकते हैं ना, इसके कारण ग्रेविटी फील्ड निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, और एक के ऊपर दूसरा रखा होता तो ग्रेविटी फील्ड G1 प्लस G2। इस बार एक स्फीयर में दूसरा स्फीयर हटा रहे हैं तो ग्रेविटी फील्ड G1 माइनस G2। बस पहले इसके कारण देखते हैं। तो तुम बताओ कि m मास का कंप्लीट स्फीयर है, तो कंप्लीट स्फीयर के कारण ग्रेविटी फील्ड मास बुलाने वाला होगा, और कितना होगा? Gm ओपन सेंटर से डिस्टेंस d का स्क्वायर। सही लिखा है ना? हेलो, यस सर। यस सर। कंप्लीट स्फीयर के कारण तो ग्रेविटी फील्ड पास बुलाने वाला Gm ओपन सेंटर से डिस्टेंस d का स्क्वायर। अब इस हटाए गए पार्ट के कारण ग्रेविटी फील्ड देखते हैं। तो स्मार्टली बताओ कि हटाए गए पार्ट का मास m/8 है, और बताओ हटाए गए पार्ट की रेडियस r/2 है, तो उसके सेंटर की यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d माइनस r/2। हेलो, ये तुम खुद बताओ, इस पॉइंट की बड़े स्फीयर से डिस्टेंस d थी, उसमें से r/2 चली गई, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी यार? d माइनस r/2। तो सब हटाए गए पार्ट के कारण, तो हटाए गए स्फीयर का मास m/8 है और सेंटर से डिस्टेंस d माइनस r/2 है, तो हटाए गए पार्ट के कारण यह ग्रेविटी फील्ड ये भी पास बुलाने वाला होगा, और कितना होगा? g m की जगह m/8 अपन सेंटर से डिस्टेंस d माइनस r/2 का स्क्वायर। d की वैल्यू भी दे रखी है 2r। चलो मैं तो इसी फॉर्म में रहने दे रहा हूँ, वो कर लोगे ना? बस आराम से बताओ कि इसके कारण निकाले, इसके कारण निकाले। बताओ एक स्फीयर में दूसरा स्फीयर रखते तब तो टोटल ग्रेविटी फील्ड G1 प्लस G2 होता, लेकिन एक स्फीयर में दूसरा स्फीयर हटा रहे हैं तो टोटल ग्रेविटी फील्ड G1 माइनस G2 होगा। लास्ट में d की वैल्यू 2r रख देना, हो जाएगा। हेलो, यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं तो एडवाइस करूंगा कि क्लास नोट्स में नोट कर लेना। केवीटी प्रॉब्लम जेईई मेंस एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन होता है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, और कौन सा पूछना है? हेलो, तो पार्ट पार्ट एक मिनट, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हो गया सर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को जस्ट 1 मिनट में बता देता हूँ। इसमें भी कई लोग गलती करते हैं, ठीक है? ये पहले इसमें कंसेप्ट बता रहा हूँ यार, ध्यान से सुनना। हाँ, हाँ आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के शब्दों में बता रहा हूँ, सुन लेना, ठीक? जैसे मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज का कोई बड़ा सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है, और सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, ठीक है? तो तुम बताओ, या तुम खुद बताओ कि इस कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूर भगाने वाला होगा, और हमको पता है कि स्फीयर है ना? स्फीयर है, इसलिए इस बार इसके कारण फोर्स हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? k q1 q2 ओपन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। सही है ना? हेलो, तो स्फीयर के कारण पॉइंट चार्ज पे इतना है, तो पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर पर भी फोर्स उतना ही होगा, k q स्मॉल q ओपन r स्क्वायर वही रहेगा। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, ध्यान से सुना, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस कौन है यार, प्लीज माइक ऑफ रखो यार।
ये जो पढ़ा उससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, और बहुत पहले ही बताया था कि बाहर वाले पॉइंट के लिए कोई भी स्फीयर हो, चाहे होलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, ये सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। तो ध्यान रखना कि किसी दूसरे पर फोर्स लगाने के मामले में भी ये पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है, और खुद पर फोर्स लगने के मामले में भी ये पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। बताया था ना? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम पे बताया था कि बाहर वाले पॉइंट के लिए कोई भी स्फीयर हो, चाहे सॉलिड हो, होलो, वो सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। तो दूसरे पर अगर फोर्स लगाना है उस मामले में भी पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है, और खुद पर फोर्स लगने के मामले में भी एक पॉइंट चार्ज के टाइप से ही काम करता है। देखना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, फटाफट देखना, देखना, है ना? नॉर्मली हम लोग उस टाइम पे नहीं कर पाते थे। क्योंकि उस टाइम पे हमको केवल मैथमेटिक्स आती थी, फिजिक्स में कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं थे। देखो ध्यान से देखना, दिमाग लगाना, देखना। तो देखो इस बार मान लेते हैं कि कोई इनफाइनिटी लॉन्ग चार्ज वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और चलो मान लेते हैं कि इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई सा सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है ना? यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर रखा है जिसका चार्ज प्लस की और रेडियस आर है, और इसके सेंटर की वायर से डिस्टेंस स्मॉल आर हमको दे रखी है। तो हमको पूछा है कि वायर के कारण स्फीयर पर या स्फीयर के कारण वायर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। कोई मुंह जुबानी बता सकता है कितना लगेगा? Q lambda by देख लेते हैं। मुझे तो कुछ गलत लग रहा है तुम्हारा आंसर। सर देख लेना। 2Q lambda by R। ये सही आंसर है, एक बार कर लेते हैं। तो इनफाइनिटी लॉन्ग चार्ज वायर है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज बड़ा सॉलिड स्फीयर रखा है जिसका चार्ज की और रेडियस r है। तो इनके बीच आपस में फोर्स निकालना है, मतलब श्रद्धा हो तो स्फीयर के कारण वायर पर भी फोर्स लगा निकाल सकते हो, या फिर वायर के कारण स्फीयर पर भी फोर्स निकाल सकते हो। स्मार्टली बताओ किसके कारण किस पर फोर्स निकालना ज्यादा आसान रहेगा? सर वायर के कारण स्फीयर पे। बिल्कुल सही, वायर के कारण स्फीयर पर, आवाज नहीं प्लीज, वायर के कारण स्फीयर पर फोर्स निकालना सबसे आसान रहेगा। वही हम इस वायर के कारण स्फीयर पर फोर्स निकालते हैं। तो मैंने अभी चमका कर बताया था, है ना? मैंने अभी चमका कर बताया था कि कभी भी कोई चार्ज स्फीयर हो तो वो सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। बताओ किसी दूसरे पर फोर्स लगाना है तो तब भी पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है, और खुद पर फोर्स लगने के मामले में भी एक पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। तो ध्यान रखना कि वायर के कारण स्फीयर पर फोर्स निकालना है ना, तो स्फीयर पर फोर्स निकालना है, फिर भी स्फीयर सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के ही टाइप से काम करेगा। बस आराम से बताओ इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट चार्ज होता, सोच के बताओ कि सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज होता तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई की जगह 2 के लैम्डा ओपन r। सही बोला? हेलो Yes sir। यस सर। इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज होता तो फोर्स Q ई की जगह 2 के लैम्डा ओपन r, तो उसकी जगह पूरा स्फीयर है तब भी फोर्स उतना ही लगेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कोई भी चार्ज स्फीयर बाहर वाले पॉइंट के लिए सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के डाइस से काम करता है, किसी दूसरे पर फोर्स लगाना है तब भी पॉइंट चार्ज के डाइस से, और खुद पर फोर्स निकालना है तब भी ये पॉइंट चार्ज के डाइस से ही काम करेगा। ये ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन तुम फोर्थ बहुत इजीली कर सकते हो, है ना? मैं थोड़ा चित्र को थोड़ा सा घुमा फिरा करके बना रहा हूँ, समझ जाओगे ना थोड़ा सा? हाँ आवाज आ रही है? हेलो Yes sir। यस हाँ, सर। देख लें फोर्थ क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो प्लैनेट्स हैं, है ना? तो हमको दे रखा है दो प्लैनेट है। पहला प्लैनेट जो है वो पतली रिंग की फॉर्म में है जिसका मास m और रेडियस r, और दूसरा जो प्लैनेट है वो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में,
जिसका मास m और इसकी भी रेडियस कैपिटल r है, और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको √3r इतनी दे रखी है। तो हमको पूछा है कि दोनों के बीच आपस में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, मतलब इस रिंग के कारण स्फीयर पर या स्फीयर के कारण रिंग पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो इसको हम स्मार्ट ही कर सकते हैं ना। हेलो, इसको अच्छे से कर सकते हैं। तुम स्मार्ट ही बताओ कि इस बार रिंग के कारण स्फीयर पर फोर्स निकालना ज्यादा आसान होगा या स्फीयर के कारण रिंग पर? रिंग के कारण सर, रिंग के कारण स्फीयर पर फोर्स निकालना आसान होगा, ठीक है। तो रिंग के कारण स्फीयर पर फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। तुम खुद बताओ कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, बाहर रखा हुआ है। इससे बताओ खुद पर फोर्स लगने के मामले में भी ये सेंटर पे रखे पॉइंट मास के टाइप से काम करेगा। सही बोला ना? हेलो, यस सर, तो एक स्फेरिकल प्लैनेट है और यूनिफॉर्म है और रिंग के बाहर रखा है, इसलिए अब दूसरे पर फोर्स लगाने के मामले में भी और खुद पर फोर्स लगने के मामले में भी एक सेंटर पर के छोटे से पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। तो बस तुम बताओ कि रिंग के कारण, तो बताओ कि रिंग के कारण, ये मैं एक्स बोल लेता हूँ, तो बताओ रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पर ग्रेविटी फील्ड पास बुलाने वाला होता है, पता है ना? यस हेलो, तुमको पता है कि रिंग के कारण एक्स एक्सियल डिस्टेंस पर ग्रेविटी फील्ड पास बुलाने वाला होता है, और कितना होता है? kqx/r² + x² की पावर 3/2। उसी के सिमिलर ग्रेविटी फील्ड क्या होगा? gmx/r² + x² की पावर 3/2 ये होगा। पार डिस्टेंस पर ग्रेविटी फील्ड इतना होगा। अब तुम बताओ कि इस ग्रेविटी फील्ड में स्मॉल m का कोई पॉइंट मास रखा होता तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है? m × g, जहाँ g होगा। बताओ है ना, इस पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा होता तो फोर्स इतना लगता है, तो पूरा स्फीयर रखा है तब भी फोर्स उतना ही लगेगा, क्योंकि खुद पर फोर्स लगने के मामले में भी स्फीयर सेंटर पे रखे पॉइंट मास के टाइप से काम करेगा। हो जाएगा? जो एक मूर्खतापूर्वक क्वेश्चन पूछो कि इन दोनों के फिर फोर्स, गधे लोग तो g m1m2/r² ही लिखते हैं। बताओ सही या गलत? महागलत। बिल्कुल सही बोला, महागलत यार, है तो ध्यान रखना। ये gm1m2/r² तभी लगा सकते हैं जब या तो दोनों स्फेरिकल हो या फिर दोनों पॉइंट मास में एक पॉइंट मास एक स्फेरिकल हो, तब लगा सकते हैं। लेकिन एक प्लैनेट रिंग की फॉर्म में तो इस बार ये नहीं लगा सकते, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सब हो गए ना, मैंने डिस्कस कर लिए थे इसमें। कोई और पूछना है क्या? नो सर। क्वेश्चन नंबर 16 बता दिया था ना मैंने। हाँ सर, हो गया। चलो पार्ट 3 में पहले ऑब्जेक्टिव पहले कंप्लीट करा रहा हूँ। एक मिनट, पार्ट 3 के पहले अभी जो कंसेप्ट बताया इसी कंसेप्ट का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आवाज आ रही है ना? तो है ना, इससे मैंने कंसेप्ट देख लिया है कि कोई भी यूनिफॉर्मली स्फीयर हो तो उसको सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज मास के सिमिलर मान सकते हैं। दूसरे पर फोर्स लगाना है तब भी इसको पॉइंट मास के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, और खुद पर फोर्स लगना है तब भी इसको पॉइंट मास के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक, इसी में एक क्वेश्चन था जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में दे रखा था, ध्यान से सुनना। ठीक है, हेलो हेलो, इसको साथ में नोट कर लें। ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना। ये देखो, पहले क्वेश्चन बोल लेता हूं मैं। ऐसे मान लेते, हाँ, ये मान लेते हैं कि इस बार कोई प्लैनेट ऐसे मार्स ही है ना, मंगल ग्रह। इस बार मान लेते हैं कि कोई मंगल ग्रह है, कोई प्लैनेट है, ठीक है, और ये वो यूनिफॉर्म मटेरियल का बना है जिसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, मतलब 3 रो डब्ल्यू है। और चलो इस प्लैनेट की रेडियस r है, दिख रहा है ना फिगर में? हेलो हेलो, यस सर। कोई प्लैनेट है जिसका ज्यादातर पार्ट सॉलिड मटेरियल से बना है, जिसकी डेंसिटी 3 रो डब्ल्यू और इसकी रेडियस r है, ठीक है। लेकिन हमको दे रखा है कि इसके इधर कोई स्फेरिकल कैविटी है ना, इस प्लैनेट में इधर कोई स्फेरिकल कैविटी है, और ये जो कैविटी का सेंटर है वो इस प्लैनेट के सेंटर से 2r/3 डिस्टेंस पे ऐसी कोई कैविटी है, ठीक है। और कैविटी के अंदर वाटर भरा हुआ है ना, तो मार्स के अंदर कहीं वाटर भी दफन है। इस कैविटी के अंदर वाटर भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो वाटर है। फिर बस हमको देखना है कि इस
प्लैनेट के कारण अंदर जितना भी वाटर है उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। सुना ना? हेलो, तो हमको देखना है कि इसके इसके अंदर जो वाटर है ना, इस प्लैनेट के कारण वाटर पर फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि मंगल ग्रह जैसा कोई प्लैनेट है जिसकी रेडियस r, ज्यादातर पार्ट सॉलिड मटेरियल का बना है जिसकी डेंसिटी 3 ρ है। अब देखो इसके अंदर कोई स्फेरिकल कैविटी है, साफ साफ दिख रहा होगा कि इस कैविटी की रेडियस r/3 है, तो उसके प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? 2r/3। और इस कैविटी जो स्फेरिकल कैविटी है उसके अंदर पानी भरा है जिसकी डेंसिटी रो वाटर है। तो चलो कैविटी के अंदर जो वाटर होगा उसका टोटल मास निकाल सकते हैं ना? हेलो हेलो, यस सर। ये तो वही कि डेंसिटी स्फेरिकल इनटू पार्ट में वॉल्यूम। जितना वाटर भरा उसका मास निकाल सकते हैं। तो द कैविटी के अंदर जो वाटर है उसका मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वाटर की डेंसिटी रो वाटर इनटू इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r की जगह r/3 r/3 है। तो बोल सकते हैं कि मंगल ग्रह के अंदर इतने मास का वाटर भरा हुआ है ना? और वाटर के सेंटर की इसके सेंटर से डिस्टेंस ये 2r/3 दे रखी है। तो बस पूछा है कि बचा हुआ जो सॉलिड पार्ट है उसके कारण इस वाटर पर, है ना, सॉलिड पार्ट के कारण इस वाटर पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा वो देखना है ना? तो देखो उसके लिए वही कंसेप्ट लगाएंगे यार, मैं बहुत छोटे से अक्षर में लिख देता हूँ, है ना? तो उसके लिए अपना अप्रोच क्या रहेगा वो सुनना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो अधूरा स्फीयर है, सुना तुमने? हेलो, मेथड क्या लगाएंगे वो देखते हैं। आवर प्लीज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अधूरे स्फीयर के कारण कैविटी के अंदर है इसके सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड देखेंगे, और इस ग्रेविटी फील्ड के अंदर स्फेरिकल वाटर भरा हुआ है, तो तब वाटर पर फोर्स निकालने के लिए पूरे स्फेरिकल वाटर को मिडिल पॉइंट पर सेंटर्ड मान सकते हैं। सही बोला ना? हेलो हेलो, तो बताओ अभी क्वेश्चन में क्या किया था? रिंग के कारण स्फीयर पर फोर्स निकालना था, तो क्या किया था? रिंग के पूरे मास को मिडिल पॉइंट पर, सॉरी क्या बोल गया है, रिंग के कारण स्फीयर पर फोर्स निकालना था तो स्फीयर के पूरे पार्ट को मिडिल पॉइंट पर सेंटर्ड माना था। तो वैसे ही बताओ जो वाटर है वो भी स्फीयर में फैला हुआ है। यार प्लीज डिस्टर्ब मत करो यार, क्या ध्यान रखना कि रिंग के कारण स्फेरिकल प्लैनेट पे फोर्स निकाला था ना, तो पूरे स्फीयर को सेंटर पर सेंटर्ड माना था। वैसे जो वाटर है वो भी बिल्कुल स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो खुद पर फोर्स निकालने के लिए भी पूरे वाटर को इसके मिडिल पॉइंट पर सेंटर्ड मान सकते हैं। शक तो नहीं है? नो सर। ये स्मार्टनेस है यार, है तो ध्यान रखना कि वाटर वाला पार्ट पूरा स्फेरिकल है, तो इस पर फोर्स निकालने के लिए भी इस पूरे वाटर को मिडिल पॉइंट पर सेंटर्ड मान सकते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, इस अधूरे प्लैनेट के कारण मिडिल पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड निकालेंगे, है ना? तुम बताओ कि इस अधूरे प्लैनेट के कारण कैविटी के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड निकालेंगे, और उस ग्रेविटी फील्ड में m का कोई पॉइंट मास हो तो ग्रेविटेशन फोर्स mg, तो स्फेरिकल वाटर पर भी फोर्स m इंटू जी लगेगा। सही बोला ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस अधूरे प्लैनेट के कारण इस कैविटी के सेंटर पर है, कैविटी के अंदर ग्रेविटी फील्ड निकालते हैं। तो उसके लिए पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, इसका रिजल्ट हमको डायरेक्ट पता है ना? तुम खुद बताओ कि कोई यूनिफॉर्म स्फीयर और उसके अंदर स्फेरिकल क्या हो रहा है, कोई यूनिफॉर्म स्फीयर और उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी बनाए तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ? ρ/3 एप्सिलॉन इनटू ओ डैश वेक्टर। क्या दूंगा? आवाज नहीं प्लीज। स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी हो तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ρ/3 एप्सिलॉन इनटू ओ डैश वेक्टर। वैसे ही बताओ कैविटी के अंदर ग्रेविटी फील्ड भी, ρ/3 एप्सिलॉन इनटू ओ डैश की जगह क्या आएगा? ओ डैश ओ वेक्टर, क्योंकि हमको पता है कि ग्रेविटी फील्ड पास बुलाने वाला होता है। तो बोल सकते हैं कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, तो कैविटी के अंदर ग्रेविटी फील्ड ρ/3 एप्सिलॉन इनटू ओ डैश की जगह ओ डैश ओ वेक्टर आएगा, जहां ओ डैश ओ वेक्टर क्या होगा? कैविटी के सेंटर से स्फीयर के सेंटर की ओर जाने वाला वेक्टर। बस तुम बताओ कि ओ डैश उसकी वैल्यू कितनी है? 2r/3 है ना? हेलो, तो ओ डैश क्या होगा? स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर की भी डिस्टेंस कितनी है? 2r/3। बस ग्रेविटी फील्ड इतना होगा। एप्सिलॉन नॉट का काम कौन करेगा वो 10 बार देख चुके थे
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम K करता है ग्रेविटी में वही काम G, और K को खोल करके क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर और G को इधर, तो एप्सिलॉन नॉट का काम कौन करेगा 1/4 पाई G करेगा। ये क्या है, सही है ना? हेलो, यस सर। तो एप्सिलॉन नॉट का काम कौन करेगा 1/4 पाई G, और ओडेशो कैविटी के सेंटर से स्फीयर के सेंटर के भी डिस्टेंस 2r/3। इसको सॉल्व कर लोगे ना? हेलो, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैविटी के अंदर, आवाज नहीं प्लीज, है ना, बोल सकते हैं कि इस अधूरे प्लैनेट के कारण या इस सॉलिड पार्ट के कारण कैविटी के अंदर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, ये ऊपर चला जाएगा ना यार, कितना हो जाएगा 8 पाई GR अपन 9 एप्सिलॉन नॉट। ठीक लिखा है? यस सर। Yes, sir. सुधार लेना। तो वही कि सॉलिड पार्ट के कारण, यानी सॉलिड पार्ट के कारण कैविटी के अंदर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, ये 8 पाई GR अपन 9 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिख दिया मैंने यार, 9 नहीं आएगा नीचे यार, 9 ही आया। तो कितना आ जाएगा इस सॉलिड पार्ट के कारण कैविटी के अंदर ग्रेविटी फील्ड 8 पाई GR ऊपर 9 इतना आएगा। और हमको पता है कि कैविटी के अंदर सब जगह ग्रेविटी फील्ड यूनिफॉर्म होता है। देखना मतलब बताओ, कैविटी के सेंटर पर भी ग्रेविटी फील्ड उतना ही होगा। सही बोला ना? हेलो हेलो, Yes, sir. तो हमको बताया कि कैविटी के अंदर सब जगह ग्रेविटी फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो कैविटी के सेंटर पर भी ग्रेविटी फील्ड इतना ही होगा। अब तुम स्मार्ट ही बताओ कि बताओ कैविटी के सेंटर पर, है ना, कैविटी के सेंटर पर अगर m मास का कोई पार्टिकल रखा होता तो उस पर फोर्स कितना लगता, m इंटू जी। हेलो, यस सर। बोल सकते हैं कि कैविटी के सेंटर पर कोई छोटा पार्टिकल रखा होता तो फोर्स m इंटू जी लगता। तो ये पूरा स्फेरिकल वाटर भरा हुआ है, तो उस पर भी ग्रेविटेशन फोर्स m इंटू जी लगेगा। जब m तो वाटर का मास, तो वाटर का मास रो वाटर 4/3 पाई r/3 का क्यूब इंटू जी की जगह ये पूरा आएगा। कर लोगे? हेलो, Yes, sir. यस तो इसको बहुत शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं, सुन लेना, है ना? तो ध्यान रखना, क्यों हमको दे रखा है कि कोई मंगल ग्रह जैसा कोई प्लैनेट है, उसमें जो सॉलिड पार्ट है उसकी डेंसिटी 3 रो डब्ल्यू और रेडियस r, और उसमें r/3 रेडियस की कैविटी है जिसमें पूरा वाटर भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो वाटर। तो ये जो प्लैनेट का जो सॉलिड पार्ट है उसके कारण पूरे वाटर पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले सॉलिड पार्ट के कारण, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले सॉलिड पार्ट के कारण इस कैविटी के अंदर ग्रेविटी फील्ड देखेंगे। देखना तो तुम आराम से बताओ, आराम से बताओ कि सॉलिड पार्ट के कारण ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटी फील्ड ρ/3f into O डैश की जगह O डैश O वेक्टर। तो O डैश हो तो कैविटी के सेंटर से प्लैनेट के सेंटर के भी डिस्टेंस 2r/3, और एप्सिलॉन नॉट का काम 1/4 पाई जी। तो ग्रेविटी फील्ड इतना हो गया जो यूनिफॉर्म होगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि इस ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी फील्ड अंदर सब जगह यूनिफॉर्म होगा, कैविटी के सेंटर पर भी उतना ही होगा। तो था कैविटी के सेंटर पर अगर m का छोटा सा पॉइंट मास रखा होता तो इस सॉलिड पार्ट के कारण इस पर फोर्स कितना लगता है m इंटू जी। तो पूरा स्फेरिकल वाटर है तब भी फोर्स m इंटू जी ही लगेगा, जब m तो इस वाटर का मास इंटू जी कैविटी के अंदर ग्रेविटी फील्ड हो जाएगा। हेलो, सर ग्रेविटी Yes, sir. फील्ड में रो की वैल्यू क्या लिया है? ρ/3। सही है। इसमें रो की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रो वाटर, यस है ना। यस इसमें जो सॉलिड पार्ट है उसकी डेंसिटी 3 रो वाटर है, तो रो की जगह 3 रो वाटर ये ले लेंगे। कर लोगे ना, मैंने जस्ट मेथड बताया, ये ध्यान रखना जी। सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज रखा होता तो फोर्स m इंटू जी, तो उसकी जगह स्फेरिकल वाटर रखा है तब भी फोर्स m इंटू जी, जब m वाटर का मास और g होगा इस सॉलिड पार्ट के अंदर या सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड। करो सॉरी, एक और इंपॉर्टेंट चीज तुम देख सकते हो, बताओ सॉलिड पार्ट के कारण लिक्विड पार्ट पर फोर्स इतना लग रहा है, तो एज ए रिएक्शन लिक्विड पार्ट के कारण सॉलिड पार्ट पर भी फोर्स उतना ही लगेगा। हो जाएगा? यस यार मैं पूरी कैलकुलेशन है नहीं कर पा रहा हूँ, घर पे आकर के तुम कर लोगे इसको कंप्लीट? यस सर। घर पे आकर के इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 5 किया था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसमें पार्ट थर्ड, एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो। कौन सा पूछना है? Sir, three. 3 प्लीज देख लेना।
ये HC वर्मा का ही क्वेश्चन है। सर आज भी डिस्कशन होगा? हाँ कर लिया है। आवाज आ रही है? सॉरी, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो HC वर्मा की बुक से लिया हुआ है और अपने किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको एक बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है? स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो इस बार प्लीज ये ऑफ रखना माइक यार। हाँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि अर्थ जैसा कोई सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है, ठीक है ना? तो अर्थ जैसा सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है, इसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर। अब देखो, अब ऐसा करते हैं कि इसमें कॉर्ड के लॉन्ग बहुत पतली सी ग्रूव बना देते हैं ना। तो कॉर्ड के लॉन्ग बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज की कोई ग्रूव बना रहे हैं, और ये जो ग्रूव या जो कॉर्ड है उसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 है ना। तो इस कॉर्ड के लॉन्ग बहुत पतली सी सुरंग बना देते हैं, मतलब पतली सी ग्रूव बना देते हैं, ठीक है? और देखो इस ग्रूव के अंदर है ना, इस ग्रूव के अंदर m मास का कोई छोटा सा पार्टिकल रख देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो इसका मोशन कैसा होगा वो क्लास में पढ़ चुके हैं, तुमको याद होगा। तुमको याद होगा कि अगर डायमीटर के लॉन्ग ग्रूव बनाए तब भी छोड़ने पर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और कॉर्ड के लॉन्ग ग्रूव बनाए तब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। पढ़ा था ना? Yes, क्लास sir. में डिराइव किया था हमने। फिर हमको पता है कि कॉर्ड के लॉन्ग ग्रूव बना दिया, उसमें m मास की किसी छोटे से पार्टिकल को छोड़ दिया है। तो हमको होता है कि छोड़ने पर ये भी आगे पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। बस इसमें हमको दो चीजें पूछी हैं, है ना? एक तो हमको पूछा है कि छोड़ देंगे तो मूव करेगा ना। तो एक तो हमको पूछा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर से डिस्टेंस x के साथ कैसे चेंज करेगा। जो SHM वाला क्वेश्चन था उसमें तो हमने इस वाली डिस्टेंस को x माना था, सही बोला ना? Yes, हेलो, sir. SHM वाला क्वेश्चन था उसमें तो इस डिस्टेंस को x माना था, लेकिन इस बार इन्होंने इस पार्टिकल की सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको x बोला है। बस एक तो इसका एक्सेलरेशन सेंटर से डिस्टेंस x से कैसे चेंज करेगा, और इस पार्टिकल द्वारा ग्रूव की सरफेस पे लगा प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन वो x पर कैसे डिपेंड करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। कर सकते हैं ना? चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ में कॉर्ड के लॉन्ग पतली सी ग्रूव बना दिए, पार्टिकल को छोड़ दिया, तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा ना। और चलो मान लेते हैं कि मूव करते करते किसी इंस्टेंट पर इस पार्टिकल की अर्थ से सेंटर से डिस्टेंस x है, तो इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन और प्रेसिंग फोर्स कितना लगेगा वो देखना है, ठीक है? फिर उसके लिए वही ऑर्डिनरी टाइप से देखते हैं कि इस पार्टिकल पर मेनली फोर्स कौन सा लगेगा वो देखना है। तो तुम स्मार्टली बताओ, तुम स्मार्टली बताओ कि इस पोजीशन पर भी पार्टिकल पर मेनली फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स mg। सही बोला ना? हेलो, Yes, sir. बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर भी पार्टिकल पर मेनली फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स mg, जो हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर सेंटर्ड होगा। और हम बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा? सिंपली m इंटू जी। तो m तो पार्टिकल का मास और g होगा अर्थ के कारण अंदर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड। तो हमको पता है कि अर्थ के कारण इस अंदर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा? gm ऊपर r³ इंटू स्मॉल r की जगह x। गलत तो नहीं बोला? No, हेलो, sir. No. तो अर्थ के कारण ग्रेविटी फील्ड अर्थ के सेंटर की ओर होगा, और कितना होगा? QE के सिमिलर mg। तो m पार्टिकल का मास और g होगा अर्थ के कारण अंदर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड
GM अपन R क्यूब इंटू एक्स ये हो गया। तो इस इंस्टेंट पर मेनली इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब तुम शक्ल देखते ही बताओ कि इस बार पूरा पूरा ग्रेविटेशन फोर्स मूव कराएगा या इसका एक कंपोनेंट ही मूव कराएगा? Component. Component. कंपोनेंट है, साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार ग्रेविटेशन फोर्स पूरा पूरा ग्रूव के अलोंग नहीं, उससे टेढ़ा है, तो इस बार पूरा पूरा ग्रेविटेशन फोर्स मूव नहीं कराएगा। ग्रेविटेशन फोर्स का ग्रूव के अलोंग जो कंपोनेंट है वही मूव कराएगा। तो बस ग्रेविटेशन फोर्स के कंपोनेंट करेंगे, एक तो इस ग्रूव के अलोंग और एक ग्रूव के परपेंडिकुलर। चलो ऐसा करते हैं कि इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। इस एंगल को थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा ना है। तो तुम बताओ कि ग्रेविटेशन फोर्स में इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये ग्रेविटेशन फोर्स का cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स का sin थीटा। तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट मूव कराएगा यार? Sin component. sin थीटा है ना। तो साफ आवाज निकली प्लीज, साफ साफ देख सकते हैं कि क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स का जो cos थीटा कंपोनेंट है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये मूव नहीं कराएगा, ये सरफेस को दबाने का काम करेगा। और तुम फीलिंग से बताओ कि पार्टिकल ग्रूव की सरफेस को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगा? Fg cos थीटा, है ना? हेलो, Yes, sir. तो साफ साफ बोल सकते हैं कि पार्टिकल ग्रूव की सरफेस को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगा? Fg cos थीटा। तो बस पार्टिकल और ग्रूव की सरफेस की प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? सिंपली Fg cos थीटा। तो Fg तो ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो m इंटू जी की जगह gm अपन r क्यूब इंटू एक्स इंटू cos थीटा। तो तुम बताओ राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिख रहा है ना? हेलो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा हो तो cos थीटा कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेनस। बताओ बेस का काम कौन कर रहा है? r/2, है ना? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस का काम तो कौन कर रहा? r/2 अपन हाइपोटेनस का काम x, x x कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ प्रेसिंग फोर्स कितना आ जाएगा? बताओ gm स्मॉल m अपन 2r² ये हो जाएगा। तो तुम बताओ, एक मिनट, तुम बताओ कि सॉल्व करने पर इसमें x x कैंसिल हो गया, और बताओ x x कैंसिल हो गया मतलब कि जो प्रेसिंग फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन है वो x पर डिपेंड करेगा ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इतना ही रहेगा। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं ना? हेलो, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस x के साथ नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज करेगा। सबसे पहले ये ग्राफ कहां से कहां तक आएगा वो भी देख सकते हो। तुम बताओ कि जब ये पार्टिकल बिल्कुल, है ना, तुम बताओ कि जब पार्टिकल बिल्कुल एक्सट्रीम पर होगा तब तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस मैक्सिमम होगी कैपिटल R, और जब पार्टिकल यहाँ होगा तब सेंटर से डिस्टेंस मिनिमम होगी r/2। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? हेलो हेलो, तुम बताओ कि x मतलब पार्टिकल की सेंटर से डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू r/2 और मैक्सिमम r, तो x की वैल्यू r/2 से r तक ही हो सकती है, तो ग्राफ भी r/2 से r तक ही होगा, और r/2 से r तक नॉर्मल रिएक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए बी आंसर होगा। अब चलो दूसरा एक्सेलरेशन देखना है। तुम खुद बताओ, है ना, खुद बताओ कि n cos थीटा कंपोनेंट तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, दबाने का काम करेगा, मूव बिल्कुल नहीं कराएगा। बाकी बताओ कि जो Fg sin थीटा कंपोनेंट है ये ग्रूव के अलोंग है, यही मूव कराएगा। तो तुम स्मार्टली बताओ कि मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है? Fg sin थीटा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? Fg sin थीटा अपन m। सही बोला? Yes, sir. मूव कराने वाला फोर्स Fg sin थीटा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा मूव कराने वाला फोर्स अपन मास मतलब Fg sin थीटा अपन m। Fg की वैल्यू रख सकते हो ना? Fg की वैल्यू m इंटू gm अपन r क्यूब इंटू x, है ना, अपन m इंटू sin थीटा। sin थीटा देखना है, तो तुम आराम से बताओ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? x, बेस का काम r/2 कर रहा है, तो होता है परपेंडिकुलर कितना होगा? हेलो, तो फास्ट रिस्पॉन्ड दो यार। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस x है, बेस r/2 है, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा? x² minus r/2 x² माइनस r/2 का स्क्वायर। बस बताओ Fg इतना है, अपन m इंटू sin थीटा होगा,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो कितना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर बाय 2 का स्क्वायर अपन हाइपोटेनस एक्स। आगे सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करोगे तो एक्स एक्स कैंसल, एम से एम कैंसल, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बताओ, जीएम अपन आर क्यूब, सही है ना, जीएम अपन आर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर बाय 2 का स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा, ठीक है ना। हेलो, तो इसका एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा। बस अब हमको एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, फिर मतलब हमको देखना है कि जैसे जैसे पार्टिकल की सेंटर से डिस्टेंस x चेंज होगी तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो तुम अगेन बताओ कि बताओ इसकी सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, r/2, और सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस r हो सकती है, तो ग्राफ r/2 से r तक ही लाई करेगा, ठीक है। बीच में ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो चलो तुम देखते ही बताओ, है ना, एक मिनट, तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार क्या हो रहा है, देखते ही बताओ कि इस बार एक्सेलरेशन जीएम अपन आर क्यूब रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर बाय 3 का स्क्वायर है, तो इस बार एक्सेलरेशन एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, कांस्टेंट नहीं होगा, और एक्स के साथ लीनियरली नहीं नॉन लीनियरली चेंज करा है तो ग्राफ भी नॉन लीनियर होगा, सही है ना। कैसा होगा वो देखना है तो उसके लिए थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे यार, है ना, थोड़ा एक्सप्रेशन हमको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो धैर्य के साथ पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, लास्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे और ग्राफ को एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू आर बाय 2 पर देखते हैं, तो तुम बताओ कि इसमें x इक्वल टू आर बाय 2 रखें तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू आर बाय 2 पर एक्सेलरेशन 0, इससे ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। और तो कोई लॉजिकली बोल सकता है कि x इक्वल टू आर बाय 2, तो जब पार्टिकल यहाँ हो तो इस पोजीशन पर तो पूरा पूरा फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ग्रूव के अलोंग कोई फोर्स नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। फिर बताओ जैसे जैसे x बढ़ेंगे x स्क्वायर भी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और बताओ x इक्वल टू कैपिटल आर रखेंगे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। हेलो, x इक्वल टू कैपिटल आर रखेंगे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, जीएम अपन आर क्यूब इंटू रूट 3r बाय 2 से मैक्सिमम हो जाएगा, इस टाइप से ग्राफ होगा, हो जाएगा। यस कौन सर, सा आंसर होगा, कौन से आंसर करेक्ट होंगे, सी वाला, BC। बी और सी, ये दोनों करेक्ट होंगे। चलो तुम सोच के बता सकते हो ग्राफ कौन सा होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक या इलिप्स। हेलो, हाइपरबोलिक यार, ये ग्राफ हाइपरबोलिक हो। मेरी तो मैथमेटिक्स इतनी कमजोर है फिर भी मैं बता पा रहा हूँ। क्या करे हो, अंडर से मुक्ति पाने के लिए दोनों ओर स्क्वायर कर देना, तो अंडर हट जाएगा, और इसको जब इधर ट्रांसफर करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर अपन समथिंग स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन समथिंग स्क्वायर इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, यही बनेगी ना। सोच सकते हो ना, स्क्वायर करके ट्रांसफर करोगे तो प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, तो एक्स ए स्क्वायर ओपन समथिंग स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या बोल गया, ए स्क्वायर ओपन समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर ओपन समथिंग इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, ऐसा बनेगा। तो ये इक्वेशन किसकी होती है, हाइपरबोला। हाइपरबोला, तो इक्वेशन हाइपरबोला होगी। यहाँ प्लस होता तो इलिप्स होती, लेकिन अभी हाइपरबोला होगी। बताओ अंडर रूट नहीं होता तो ए डिपेंड्स ऑन एक्स स्क्वायर, तो फिर पैराबोलिक होती। तो इतना तो आना चाहिए तुमको। चलो आगे बढ़ रहा हूं, और कौन सा पूछना है, थर्ड पार्ट में और कौन सा पूछना है, सर 12। Sir, 8 sir, 8। 11 सर 8 12। sir। चलो कर लेते हैं। किसी ने 8 क्वेश्चन पूछा है, वैसे ये क्वेश्चन हम सर्कुलर मोशन में करवाते हैं। एक्सरसाइज 1, साइज 2 सर। एक मिनट, इसको मैं एक बार पहले सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद तो इसको कर ही लोगे। फिर इसको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ।
हाँ, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, Yes, Sorry. sir. देख लेना। ठीक है, सर्कुलर मोशन का एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसका इसमें भी यूज होगा, और एक अपने कॉम्प्रिहेंसिव 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी इसका यूज होगा। तो सर्कुलर मोशन में बताते हैं, इसलिए ग्रेविटेशन में मैंने ये चीज नहीं बताई है, फिर भी इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जैसे मान लेते हैं कि सन है, प्लीज जिसका डिस्टर्बेंस है वो माइक ऑफ रखना है। जैसे मान लेते हैं कि सन है और उसके चार दो, क्या हो रहा है, ये सन है, इसके चारों ओर दो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ये प्लैनेट ए और ये प्लैनेट बी दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि प्लैनेट ए की रिवॉल्व करने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और टाइम पीरियड t1, इसकी रिवॉल्व करने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। और चलो पहले केस में मान लेते हैं कि दोनों प्लैनेट सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, दिख रहा है ना? हेलो, पहले केस में मान लेते हैं दोनों प्लैनेट सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये देखो, जैसे अभी मान लेते हैं कि दोनों प्लैनेट क्लोजेस्ट पोजीशन में है, तो कितने टाइम के बाद प्लैनेट वापस क्लोजेस्ट पोजीशन में पहुंचेंगे वो देखना है। सुनाई दे रहा है? हेलो, दोनों घूम रहे हैं अभी क्लोजेस्ट पोजीशन में, तो कितने टाइम के बाद वापस क्लोजेस्ट पोजीशन में पहुंचेंगे, मतलब इनडायरेक्टली हमको पूछा है कि क्लोजेस्ट पोजीशन में पहुंचने के भी टाइम इंटरवल कितना होगा वो देखना है ना? तो इसको करने का स्मार्ट तरीका होता है, उलझना हो तो तुम कैसे भी उलझ सकते हो, लेकिन इसको करने का स्मार्ट तरीका होता है। देखो, इनकी क्लोजेस्ट पोजीशन होने की भी टाइम इंटरवल पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली रिलेटिव टाइम पीरियड टी रिलेटिव पूछा है, तो उसके लिए स्किल होती है कि पहले ओमेगा रिलेटिव निकालेंगे और उससे फिर टी रिलेटिव, पहले ओमेगा रिलेटिव निकालते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि दोनों प्लैनेट सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आता है ना इतना? हेलो, Yes, sir. ये दो पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन मूव करें तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ भी दोनों प्लैनेट सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगी। बस अब हमको क्लोजेस्ट पोजीशन में होने की भी टाइम इंटरवल में तो टी रिलेटिव पूछा है, तो स्मार्टली बताओ कि ओमेगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय t1 माइनस ओमेगा 2 को 2 पाई बाय t2 इक्वल टू ओमेगा रिलेटिव को हम 2 पाई बाय टी रिलेटिव लिख सकते हैं। शक तो नहीं है? No, sir. तो ये ध्यान रखना, No, sir. ओमेगा रिलेटिव इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 को 2 पाई बाय t1, ओमेगा 2 को 2 पाई बाय t2 और ओमेगा रिलेटिव को 2 पाई बाय टी रिलेटिव। 2 पाई कैंसिल हो गया, तो 1 अपन टी रिलेटिव इक्वल टू 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2, तो इससे टी रिलेटिव निकाल सकते हो। और टी रिलेटिव क्या आएगा, सेम पोजीशन के बीच टाइम इंटरवल, मतलब क्लोजेस्ट पोजीशन में होने के बीच टाइम इंटरवल ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगला केस दे रहा हूँ, इस बार भी सन के चारों ओर दोनों प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, और अभी क्लोजेस्ट पोजीशन में है। बस और कितने टाइम के बाद वापस क्लोजेस्ट पोजीशन में पहुंचेंगे, मतलब इस बार भी क्लोजेस्ट पोजीशन में पहुंचने के भी टाइम इंटरवल, मतलब टी रिलेटिव ही निकालना है। तो यहाँ भी वही तरीका, पहले ओमेगा रिलेटिव देखते हैं। तो तुम बताओ, इस बार दोनों प्लैनेट अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे, तो इस बार ओमेगा रिलेटिव ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होगा। स्मार्टली बताओ कि ओमेगा 1 को 2 पाई बाय t1, ओमेगा 2 को 2 पाई बाय t2 और ओमेगा रिलेटिव को 2 पाई बाय टी रिलेटिव। 2 पाई कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपन टी रिलेटिव इक्वल टू 1 बाय t1 प्लस 1 बाय t2 ये निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो, No, sir. No, चलो sir. कर ही लिया है, तो थोड़ी देर के लिए टॉपिक से हट करके हम सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, जो कई बार मेंटल एबिलिटी में भी पूछा जाता है ना? सुन लेना है इसको, देखना ध्यान से। फिर जैसे मान लेते हैं कि कोई क्लॉक है, मतलब घड़ी है, तो हमको पता है कि घड़ी में जो सॉरी कोई घड़ी है या क्लॉक है, ठीक, तो हमको पता है कि घड़ी में जो सेकंड का कांटा है वो बहुत तेजी से घूमता है, और तुमको पता होगा कि जो सेकंड का कांटा है उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, बताओ? 1 मिनट, सही है ना? सेकंड कांटे को एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का टाइम लगता है, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 मिनट। और बताओ जो मिनट का कांटा है वो धीरे धीरे घूमता है, उसको एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है, 1 और 1 60 मिनट लगता है यार। दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। बस जैसे अभी मान लेते हैं 12 बजी है, तो
तो अभी मिनट और सेकंड के कांटे कॉन्साइड करेंगे ना, तो हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद वापस मिनट और सेकंड के कांटे कॉन्साइड करेंगे, वो देखना है। मतलब इनडायरेक्टली मिनट और सेकंड के कांटे को मिलने के भी टाइम इंटरवल कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि मिनट और सेकंड के कांटे को मिलने के भी टाइम इंटरवल पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली इस बार भी हमको टी रिलेटिव ही पूछा है। सही बोला? हेलो, सर तो इनडायरेक्टली इस बार भी टी रिलेटिव पूछा है। तो बस वही तरीका, ये दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं ना, तो ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, वही घिसा पिटा। तो ओमेगा 1 को 2 पाई बाय T1, ओमेगा 2 को 2 पाई बाय T2 और ओमेगा रिलेटिव को 2 पाई बाय T रिलेटिव। 2 पाई कैंसिल हो गया तो 1 अपन T रिलेटिव इक्वल टू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। सॉल्व कर लोगे ना यार? तो 1 बाय T रिलेटिव इक्वल टू 1 बाय T1, तो सेकेंड की सुई का टाइम पीरियड 1 मिनट माइनस 1 बाय T2, मिनट की सुई का टाइम पीरियड 60 मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो T रिलेटिव कितना आ जाएगा यार, 50 बाय 59 मिनट। सही बोला ना? हेलो, यस सर। तो मिनट और सेकंड की सुई को मिलने के भी टाइम इंटरवल 60 बाय 59 मिनट, इतने इतने इंटरवल में दोनों मिलेंगे। तो ये इस कंसेप्ट से इजीली कर सकते हैं। फिर बस अब ये जो तुमने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था उसको भी कर सकते हो। अरे मुझे थोड़ा सा पेज चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा समझ जाना यार। ठीक है, तो कौन सा था? एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का क्वेश्चन 8 नंबर 8। अब इसको तुम बहुत इजीली कर सकते हो। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो Yes, sir. हेलो। यस देखो सर। ना, केयरफुल देखना, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, ध्यान से देखना, बहुत देखना। देखो, इस बार मान लेते हैं कि अर्थ है, ध्यान से देखना। इस बार मान लेते हैं अर्थ है। अब हमको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस की बोर्ड स्पिन करती है ना, पता होगा कि अर्थ अपने एक्सिस की बोर्ड स्पिन करती है। और अगर ज्योग्राफी के बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ज्योग्राफी की बुक में लिखा होता है कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर स्पिन करती है। वैसे तो स्टेटमेंट नॉनसेंस है यार, है ना, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी की बुक में लिखा होता है। तो ज्योग्राफी की बुक में लिखा होता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर स्पिन करती है। तो है ना, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि अर्थ है जो वेस्ट से ईस्ट की ओर स्पिन करती है। और अर्थ के जो स्पिन करने की एंगुलर वेलोसिटी उसको मैं चलो ओमेगा, है ना, हेलो, ये अर्थ के स्पिन करने की जो एंगुलर वेलोसिटी है मैं उसको ओमेगा 2 बोल लेता हूँ। और अर्थ के स्पिन करने का जो टाइम पीरियड है वो हमको पता है कितना होता है, एक दिन मतलब 24। और कंफ्यूज तो नहीं होने यार? हेलो हेलो। No, sir. तो ये अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर स्पिन करती है ना, और अर्थ के स्पिन करने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 मान लेते हैं। और अर्थ के स्पिन करने का टाइम पीरियड 24 आवर होता है। देखना, अब देखो, अब हमको दे रखा है कि अर्थ की जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके प्लेन में कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है ना। कोई अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन में, है ना, उसके प्लेन में कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है। सही है ना? और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड है उसको मैं टी सैटेलाइट बोल देता हूँ। ये कितना दे रखा है, 1.5 आवर, है ना, ये ध्यान रखना। और साफ साफ दिख रहा है कि अर्थ के कंपैरिजन में सैटेलाइट के स्पिन करने का टाइम पीरियड कम है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। मैं इसको ओमेगा 1 बोल देता हूँ। तो यही हमको दे रखा है कि अर्थ भी ऐसे स्पिन कर रही है और उसके चारों कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है। तो देखो, अभी मान लेते हैं कि सैटेलाइट किसी भी कंट्री से ब्राजील के ऊपर है, पी की जगह में ब्राजील शब्द का यूज कर रहा हूँ। तो अभी मान लेते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट ब्राजील के ऊपर है
तो हमको देखना है कितने टाइम के बाद वापस ब्राजील के ऊपर रहेगा वो देखना है। तो सबसे पहले इतना तो हमको देखते ही पता है कि बता इस बार अर्थ का और सैटेलाइट का टाइम पीरियड सेम नहीं है, मतलब ये जियो स्टेशनरी नहीं होगा। सही बोला Yes, sir. है? दिख रहा है कि अर्थ और सैटेलाइट का टाइम पीरियड सेम नहीं, अलग अलग है, तो ये जियो स्टेशनरी नहीं होगा। तुम खुद बताओ कि अर्थ के कंपैरिजन में इसका टाइम पीरियड कम है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बेचारे अर्थ तो धीरे धीरे घूम रही है लेकिन सैटेलाइट बहुत तेजी से घूमेगा। तो हमको पूछा है कि अभी ब्राजील के ऊपर है, इतने टाइम के बाद वापस ब्राजील के ऊपर रहेगा वो देखना है। मतलब इनडायरेक्ट इस बार भी हमको रिलेटिव टाइम पीरियड पूछा है। सही बोला? हेलो हेलो Yes, sir. कि अभी सैटेलाइट किसी कंट्री के ऊपर है, वापस कितने टाइम के बाद कंट्री के ऊपर रहेगा वो देखना है। मतलब इनडायरेक्टली हमको इसका रिलेटिव टाइम पीरियड ही पूछा है। ठीक है, तो बस इसमें अब दो केस बनते हैं, अर्थ और सैटेलाइट सेम डायरेक्शन में घूमे, और दूसरा केस वो बनता है जिसमें अर्थ सैटेलाइट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूमे। तो चलो मैं दोनों केस दे रहा हूँ। पहले केस में मान लेता हूँ कि हमको होता अर्थ तो वेस्ट से ईस्ट की ओर स्पिन करती है, लेकिन मान लेते हैं कि जो सैटेलाइट है ना, सॉरी, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर स्पिन करती है। और पहले केस में मान लेते हैं कि सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट की ओर स्पिन कर रहा है, मतलब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के स्पिन की डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। आवाज आ रही है ना? वही कि और वेस्ट से ईस्ट की ओर, और मान लेते हैं कि सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट की ओर ही घूम रहा है, मतलब ये अर्थ की डायरेक्शन में घूम रहा है। बस तुम खुद बताओ कि बताओ अगर अर्थ और सैटेलाइट दोनों सेम डायरेक्शन में घूमे तो बताओ ओमेगा रिलेटिव कितना होगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर, सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमे, मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में घूमे तो ओमेगा रिलेटिव ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। बस ओमेगा 1 को 2 पाई बाय T1 माइनस ओमेगा 2 को 2 पाई बाय T2, और बताओ ओमेगा रिलेटिव को हम 2 पाई बाय T रिलेटिव, 2 पाई कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपन T रिलेटिव इक्वल टू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 आएगा। तो 1 बाय T1 तो इसका टाइम पीरियड 1.5 माइनस 1 बाय T2 24, इसे T रिलेटिव निकाल लोगे ना? हेलो, Yes, sir. तो इससे T रिलेटिव निकाल सकते हो। फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक था। सेकेंड केस लेते हैं। तो देखो कुछ ऑप्शन में ऐसा भी दे रखा है कि इस बार मानना है कि सैटेलाइट ईस्ट से वेस्ट की ओर घूम रहा है। तो तुम बताओ कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अर्थ तो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, लेकिन सैटेलाइट ईस्ट से वेस्ट की ओर घूम रहा है, मतलब इस बार सैटेलाइट अर्थ के, है ना, इस बार सैटेलाइट अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है ना? तो एक अर्थ तो वेस्ट से ईस्ट, लेकिन सैटेलाइट ईस्ट से वेस्ट की ओर घूम रहा है, तो अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। अब टी रिलेटिव कितना होगा वो देखना है। तो यहाँ भी वही ये होता, अर्थ और सैटेलाइट अपोजिट डायरेक्शन में घूमे, तो होता अब ओमेगा रिलेटिव कितना होगा? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। बस आराम से बताओ कि ओमेगा 1 को 2 पाई बाय T1 प्लस ओमेगा 2 को 2 पाई बाय T2 और ओमेगा रिलेटिव को 2 पाई बाय T रिलेटिव, तो होता इस बार 1 बाय T रिलेटिव इक्वल टू 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2 आ जाएगा। तो 1 बाय T रिलेटिव इक्वल टू 1 बाय T1, T1 इसका टाइम पीरियड 1.5 प्लस 1 बाय T2 24, इसमें T रिलेटिव आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे ना? हेलो, बताने में भले टाइम लग गया क्योंकि सर्कुलर मोशन वाला मैंने नहीं पढ़ाया था। बाकी अब तुम इसको इजीली कर सकते हो, शायद 1 मिनट में फटाफट कर सकते हो। बस ज्योग्राफी का फैक्ट ध्यान रखना कि ज्योग्राफी की बुक के अकॉर्डिंग देखें, किसी ने छठी क्लास पास की हो तो उसको पता होगा कि ज्योग्राफी की बुक के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर स्पिन करती है। चलो और कौन सा पूछना है इसमें? 12. Last क्वेश्चन नंबर 12. 12, ये तो सिंपल था यार। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 12। 11 में सर. हाँ 12 sir. हाँ देख लेना। 11.
हाँ आवाज आ रही है? हेलो हेलो, Yes, sir. देखना 12 क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस का है, देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है ना, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है। एक तो उसका वेट हम इक्वेटोरियल लाइन पर मेजर कर रहे हैं और एक पोल पर मेजर कर रहे हैं, है ना। तो मैंने क्लास में बताया था, मैंने बताया था कि पोल के लिए तो जी इफेक्टिव का काम जी करता है, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो जी इफेक्टिव कम हो जाता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है। याद है? यस सर। Yes, वही कि पोल पर जी इफेक्टिव ज्यादा होता है, जी होता है, लेकिन इक्वेटर पर जी इफेक्टिव थोड़ा सा कम हो जाता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है। देखो हमको किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है, ठीक ना। पहले हम वेट मेजर करने के लिए बीम बैलेंस का यूज कर रहे हैं, है ना। पहले वेट मेजर करने के लिए बीम बैलेंस का यूज कर रहे हैं, तो हमको देखना है कि बीम बैलेंस का यूज करें तो उसका वेट इक्वेटर और पोल कहाँ ज्यादा होगा, और अगर वेट मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करें तो कहाँ वेट ज्यादा मेजर होगा वो देखना है। बताओ, बीम बैलेंस का यूज करें तब तो इक्वेटर और पोल दोनों पर वेट सेम आएगा। हेलो हेलो, Yes, sir. जैसे कि मान लेते हैं कि हमको किसी कद्दू का ही वेट मेजर करना है, ठीक ना। तो बताओ, जैसे पहले हम वेट बीम बैलेंस से मतलब तराजू से मेजर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, है ना। कोई अननोन कद्दू, उसका वेट चलो W मान लेते हैं, तो उसका वेट पहले बीम बैलेंस से तराजू से मेजर कर रहे हैं। तो तराजू में कैसे मेजर करते हैं? तराजू के एक पड़े पर अननोन कद्दू रख देते हैं जिसका वेट W है, और दूसरे सिरे पर बाट रखते जाते हैं, तब तक रखते जाते हैं जब तक कि तराजू बैलेंस नहीं हो जाए। और चलो मान लेते हैं कि W1 जितना वेट रखने पर तराजू बैलेंस्ड हो गया है, तो तराजू बैलेंस्ड होने के लिए टॉर्क बैलेंस होने चाहिए, और R, है ना। खुद बता, तराजू बैलेंस होने के लिए टॉर्क बैलेंस होने चाहिए, तो ये मैं एम ही लिख देता हूँ। चलो, ये अननोन कद्दू का वेट mg होगा, और उसको बैलेंस करने के लिए m1g रख रहे हैं। तो तुम बताओ कि तराजू बैलेंस होने के लिए टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, तो इसका टॉर्क कितना होगा? mg इंटू एल बाई टू, और इसका टॉर्क कितना होगा? m1g इंटू एल बाई टू, दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो एल बाई टू से एल बाई टू और जी से जी भी कैंसल, तो m इक्वल टू m1, मतलब दूसरे पर डे पर तुम जितना वेट रखोगे अननोन कद्दू का वेट भी उतना ही होगा, पता है ना। Yes. हेलो बस तुम बताओ कि तराजू से अगर वेट मेजर करते हैं तो जी से जी कैंसिल हो जाता है, खुद बताओ। तराजू से अगर वेट मेजर करेंगे तो जी से जी कैंसिल हो जाता है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर भी तुम दूसरे पड़े पर जितना बाट रखोगे कद्दू का वेट उतना ही होगा, और इक्वेटर पर भी अननोन, है ना, जितना बाट रखोगे कद्दू का वेट उतना ही होगा। इससे बीम बैलेंस से मेजर वेट सेम आएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो? No, sir. कि बीम बैलेंस से वेट मेजर करना है तो टॉर्क बैलेंस करते हैं, और जब टॉर्क बैलेंस करते हैं तो L बाय टू और G ये कैंसिल हो जाते हैं, और G से G कैंसिल हो जाता है, इसलिए बीम बैलेंस से तो अननोन कद्दू का वेट कितना होगा? बैलेंस करने के लिए दूसरे पर डे पर जितना मास रखना पड़ा है कद्दू का वेट भी उतना ही होगा, ठीक है। तो तब तो इक्वेटर पर भी उसका मास उतना ही मेजर होगा, और पोल पर भी उतना ही मेजर होगा, क्योंकि इसमें G से G कैंसिल हो जाता है। मतलब जैसे 4 kg का कद्दू है तो इक्वेटर पर भी दूसरे पड़े पर 4 kg का ही बाट रखना पड़ेगा, और पोल पर भी 4 kg का ही बाट रखना पड़ेगा, ठीक। तो उसमें तो इक्वेटर और पोल पर रीडिंग बीम बैलेंस से सेम आएगी, ये तो सही है। लेकिन अब स्प्रिंग बैलेंस की बात करते हैं, तो तब स्प्रिंग बैलेंस की केस में सेम नहीं आएगी। तुम बताओ, स्प्रिंग बैलेंस में जो वेट मेजर होता है वो स्प्रिंग में खींचा हुआ स्प्रिंग फोर्स के प्रोपोर्शन होता है, देखा होगा ना। स्प्रिंग जितनी खींचती है, हेलो हेलो, यस सर। स्प्रिंग Yes, जितनी sir. खींचती है उसके प्रोपोर्शन इसकी रीडिंग आती है। तो तुम बताओ कि जैसे मान लेते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को हमने पोल्स पर रखा है, इस स्प्रिंग बैलेंस को पोल पे रखेंगे, तो बताओ इस कद्दू पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो mg लगेगा, और पोल पर जी इफेक्टिव जी होता है, और स्प्रिंग फोर्स की इक्विलिब्रियम के लिए बैलेंस करेंगे तो k1 x1 इक्वल टू mg, तो जो इससे मेजर्ड वेट होगा वो mg के बराबर होगा। लेकिन अगर उसी कद्दू को हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से अगर इक्वेटर पर अगर मेजर करें, तो इक्वेटर पर इस कद्दू पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो mg और स्प्रिंग फोर्स k2 x2, लेकिन बताओ इक्वेटर पर g इफेक्टिव कितना होता है? g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर,
यहाँ भी फोर्स बैलेंस करेंगे तो K2x2 इक्वल टू m इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। बस तुम बताओ कि पोल्स पर जी इफेक्टिव ज्यादा होता है तो स्प्रिंग में खिंचाव भी ज्यादा होगा, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी ज्यादा आएगी। और पोल्स पर जी इफेक्टिव कम होता है तो खिंचाव भी कम होगा, मतलब उसकी रीडिंग भी कम आएगी। सही है ना? आंसर ये होगा कि बीम बैलेंस है तो इक्वेटर पोल सब पर मेजर्ड वेट बराबर होगा, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस की केस में पोल पर जी इफेक्टिव ज्यादा होता है तो स्प्रिंग में खिंचाव भी ज्यादा होगा, मेजर वेट ज्यादा, और इक्वेटोरियल लाइन पर जी इफेक्टिव कम तो स्प्रिंग में खिंचाव कम तो मेजर वेट भी कम होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. चलो मैं आगे बढ़ने से पहले ये कुछ क्वेश्चन में कराना चाह रहा था, उसको एक बार देख लेना है, देख लेना। ये मतलब ये क्वेश्चन हम सेंट्रोमास के टाइम पे कराते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो अपने ये ग्रेविटेशन की भी शीट में ऐसे दे रखे हैं, ठीक ना? तो एक बार सुन लेना ध्यान से, ठीक है? बहुत केयरफुल सुनना। तो देखो पहले क्वेश्चन को मैं बोल लेता हूँ। इसमें हमको दे रखा है कि दो प्लैनेट्स हैं, है ना? केयरफुल सुनना। इस बार हमको दे रखा है दो प्लैनेट हैं। जो पहला प्लैनेट, ये क्या हो रहा है आवाज में यार? तो हमको दे रखा है दो प्लैनेट है। पहला प्लैनेट रिंग की शेप में है ना? पहला प्लैनेट यूनिफॉर्म रिंग की शेप में, इसका मास 3m और इसकी रेडियस r है। और दूसरा प्लैनेट जो है वो छोटे से पार्टिकल की फॉर्म में, इसका मास m ही है। और चलो मान लेते हैं कि दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस x मान लेते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे यार? हेलो, तो दो प्लैनेट है, एक रिंग की फॉर्म में, एक पार्टिकल की फॉर्म में, इसका मास 3m, इसका m, और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस x है। अब चलो भगवान ने दोनों को छोड़ दिया है, मतलब इनिशियली इस प्लैनेट की वेलोसिटी 0 और इसकी भी 0। और तुम खुद बताओ कि इस बार दोनों प्लैनेट का मास कंपेरेबल है, तो इस बार दोनों पास आएंगे। सही बोला ना? हेलो हेलो, Yes, sir. तो ध्यान रखना कि इस बार कोई भी फिक्स नहीं है ना, कोई फिक्स नहीं है, दोनों मूव करने के लिए फ्री हैं। तो तुम बताओ कि ग्रेविटेशन फोर्स दोनों पर लगेगा, और चूंकि दोनों के मास कंपेरेबल है, इससे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण दोनों पास आएंगे, है ना? मास कंपेरेबल है तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण दोनों पास आएंगे। और एक पोजीशन ऐसी होगी जब ये पार्टिकल जो है वो रिंग के सेंटर से पास होगा। तो बस हमको पूछा है कि जब पार्टिकल इस रिंग के सेंटर से पास होगा तब तक दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा, और तब तक दोनों की वेलोसिटी कितनी कितनी होगी वो देखना है। सुना ना? इन दोनों को छोड़ दिया, दोनों पास आएंगे। जब ये पार्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो सबसे पहले हमको देखना है कि जब ये पार्टिकल रिंग के सेंटर से गुजरेगा तब तक दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा वो देखना है ना? तो चलो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट लगा सकते हैं। तुमको शायद शक्ल देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें हम एस सेंट्रोमास वाला कंसेप्ट लगाएंगे। पढ़ा है ना? हेलो, Yes, sir. इसमें सेंट्रोमास वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो चलो ऐसा करते हैं कि, है ना, ऐसा करते हैं कि रिंग प्लस पार्टिकल सबको एक सिस्टम मान लेते हैं। तो तुम बताओ कि जो भी फोर्स लगेंगे वो, जो भी फोर्स लगेगा वो रिंग और पार्टिकल के बीच आपस में लगेगा। पूरे सिस्टम पर कोई तीसरा पर्सन टच नहीं कर रहा है, मतलब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और एक्सटर्नल फोर्स 0 इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। और दूसरा बताओ, दोनों को रेस्ट से रिलीज किया है, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यू सेंटर ऑफ मास भी 0। तो बस ये कंफ्यूज तो नहीं होने यार? हेलो हेलो, No, sir. फिर डायरेक्ट आना चाहिए। जो भी फोर्स लगेगा आपस में लगेगा, बाहर से कोई टच नहीं कर रहा है ना, पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास 0, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू सेंटर ऑफ मास भी 0। तो था सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। मतलब उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा, मतलब रिंग भी पास आएगी, ये पार्टिकल भी पास आएगा, लेकिन उनका कंबाइन सेंटर मास बिल्कुल वहीं का वहीं रहेगा, कंबाइन सेंटर मास फिक्स होगा। बस जब पार्टिकल रिंग के सेंटर से गुजरेगा तब तक दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो चलो दोनों का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि रिंग और पार्टिकल दोनों मूव करें ना, जब रिंग इसके सेंटर से गुजरेगा तब तक
इस रिंग का डिस्प्लेसमेंट x1 मान लेते हैं और पार्टिकल का x2 मान लेते हैं। वैसे तो है ना, वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो या कोई फीलिंग से सोचने वाला पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है कि बताओ इस रिंग के कंपैरिजन में, है ना, सॉरी, डायरेक्ट सोच सकता है कि पार्टिकल के कंपैरिजन में रिंग का मास 3 टाइम्स है, तो रिंग 3 टाइम्स आलसी होगी, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 1/3 होगा, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x तो रिंग का x/3। फीलिंग से बोल सकते हो? हेलो, Yes, sir. तो कोई फीलिंग से सोचने वाला पर्सन तो डायरेक्ट बोल सकता है कि रिंग के कंपैरिजन, सॉरी, पार्टिकल के कंपैरिजन में रिंग का मास 3 टाइम्स है, तो रिंग 3 टाइम्स हैवी होगी तो आलसी होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट 1/3 होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट x तो रिंग का x/3। या उल्टा भी कि रिंग के कंपैरिजन में पार्टिकल का मास 1/3 है तो डिस्प्लेसमेंट 3 टाइम्स, तो रिंग का डिस्प्लेसमेंट x हो तो पार्टिकल का 3x। लेकिन चलो ज्यादा होशियारी नहीं मारते, छोटे बच्चों टाइप से कर लेते हैं कि जब तक ये पार्टिकल रिंग के सेंटर से गुजरेगा तब तक मान लेते हैं रिंग का डिस्प्लेसमेंट x1 और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x2 मान लेते हैं। बस आराम से बताओ कि पहले का डिस्प्लेसमेंट पता है, दूसरे का पता है और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो बस आंखें बंद करके हम क्या लगा सकते हैं बताओ? S सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 s1 प्लस m2 s2 अपन m1 प्लस m2 ये लगा सकते हैं। चलो आसानी के लिए इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो तुम बताओ इनका कंबाइंड सेंटर मास तो स्टेशन ही रहेगा, इससे S सेंटर मास तो बिल्कुल 0 इक्वल टू m1। चलो इसको m1 बोल लेता हूँ, रिंग को 3m, है ना, रिंग को m1 बोल लेता हूँ तो 3m इंटू s1, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 जितना आगे की ओर है तो प्लस x1 प्लस m2, इसका मास 3m। क्या कर रहा हूँ यार, है ना, वही m1 इसका मास 3m इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस x1 प्लस m2 इस पार्टिकल का मास m इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट x2 पीछे की ओर है तो माइनस x2 अपन m1 प्लस m2 मतलब 3m प्लस m। इसको सॉल्व कर लेना, एंड इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आवाज आ रही है? Yes, sir. तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास वही आएगा x1 इक्वल टू x2/3, या सॉल्व करोगे तो x2 इक्वल टू 3x1 यही आएगा, ठीक है ना। तो हमने लॉजिकली सोच लिया था कि इसके कंपैरिजन में पार्टिकल का मास 1/3 है तो डिस्प्लेसमेंट 3 टाइम्स होगा, मतलब, है ना, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर x1 हो तो इसका कितना होगा 3x1। बस अब वैल्यू भी निकाल सकते हो, तुम बताओ कि x1 और x2 का एडिशन कितना होगा x। हेलो, Yes, sir. है ना, x1 और x2 का एडिशन कितना होना चाहिए? x होना चाहिए। तो बताओ x1 प्लस x2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3x1 इक्वल टू x, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया? x/4 इतना आ गया, ठीक है। बस इसका डिस्प्लेसमेंट x/4 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स मतलब 3x/4 ये हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो? हेलो, कर सकते No, हो? sir. तो इसको इजीली इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो अभी तो मैंने इस टाइप से किया है, हेलो, अभी तो x1 x2 मान के किया है, तुम एक को x1 तो दूसरे को x माइनस x1 से भी कर सकते हो। फिर मैं इसको एक बार उस टाइप से कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी ज्यादा इंक वेस्ट हुई, उस टाइप से कर लेता हूँ थोड़ा सा। फिर देख लेना, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कोई दो प्लैनेट है, इसका मास 3m और इसका m छोड़ दिया है तो दोनों पास आएंगे। जो प्लैनेट रिंग के सेंटर से पास होगा तब तक हर किसी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमको देखना है ना। कर सकते हैं ना। तो ये तो हमने लॉजिकली चेक कर लिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है तो इनका सेंटर मास स्टेशनरी होगा। तो जब तक ये सेंटर से पास होगा तब तक दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो हमको दे रखा है कि रिंग और पार्टिकल के बीच शुरू में डिस्टेंस कितनी है x, उसमें से रिंग का डिस्प्लेसमेंट x1 मान लो तो पार्टिकल का कितना हो गया x माइनस x1। शक तो नहीं है? नो सर। तो बोल सकते हैं कि दोनों की टोटल डिस्टेंस x थी, तो तब पार्टिकल रिंग के सेंटर से गुजरेगा तब तक रिंग का डिस्प्लेसमेंट x1 हो तो पार्टिकल का ऑब्वियसली x माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल सकते हो। बस क्या करेंगे, वो s सेंटर मास इक्वल टू m1 s1 प्लस m2 s2 अपन m1 प्लस m2 लगाएंगे। तो बस बताओ कंबाइंड सेंटर मास स्टेशनरी मतलब s सेंटर मास 0, m1 रिंग का मास 3m इंटू s1 इसका डिस्प्लेसमेंट x1 आगे की ओर तो प्लस x1, m2 पार्टिकल का मास m
इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट x माइनस x1 तो है लेकिन पीछे की ओर है इसलिए माइनस x अपन m1 प्लस m2 इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो वही x इक्वल टू तुम्हारे पास x/3 आएगा। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट x/3 सॉरी x/4 आएगा। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट x/4 तो इसका x माइनस x1 मतलब 3x/4 इतना आ गया। कर लोगे? हेलो यस सर। तो ये इजीली कर सकते हो लिखना। फिर कई बार इसका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पूछता है तो तुम खुद बताओ कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच फासला। तो तुम खुद बताओ, एक मिनट, तुम खुद बताओ कि जब पार्टिकल रिंग के सेंटर से गुजरेगा तो रिंग के कारण सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड 0 होता है तो पार्टिकल पर फोर्स भी 0 होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो? नो सर। ये बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल रिंग के सेंटर से गुजरेगा ना, पार्टिकल रिंग के सेंटर से गुजरेगा तो रिंग के कारण सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड 0 तो फोर्स भी 0 और यार रिजल्टेंट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। तो होता एम्पलीट्यूड क्या होता है, इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच डिस्टेंस। तो डायरेक्ट बताओ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा? पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा? 3x1/4। क्या करेगा ये पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन और यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 थी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम की जो फासला होता है उसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम के बीच फासला मतलब 3x1/4 और रिंग का एम्पलीट्यूड कितना होगा? हेलो 1/4। ये रिंग के लिए भी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहाँ वेलोसिटी 0 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम एक्सट्रीम की जो फासला होगा और रिंग का एम्पलीट्यूड होगा तो रिंग का एम्पलीट्यूड x/4 ये होगा और पार्टिकल का 3x/4 इस तरह से निकाल सकते हो। अब अगर इनकी वेलोसिटी निकालनी है तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। ठीक है, मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया है तो ये तुम खुद ट्राई करना, ठीक है ना? हेलो Yes. यस सर। और उसी के सिमिलर ये क्वेश्चन है ना, उसमें रिंग की जगह सॉलिड स्फीयर और एक पार्टिकल है ना। इसमें भी शुरू में दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको x दे रखी है, छोड़ दिया तो दोनों पास आएंगे। तो जब पार्टिकल स्फीयर के सेंटर से गुजरेगा तब तक दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये दो क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया तो ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा। वेलोसिटी के लिए कौन सा लगाएंगे सर? हाँ, वेलोसिटी के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। चलो अभी टाइम खत्म हो गया, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल की क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और सैटरडे वाली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्लाइड भेज दीजिएगा सर। हाँ, स्लाइड में भेज दूंगा, जो अधूरे क्वेश्चन की उसको मैं कल या परसों करवाऊंगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट चीज है कि कल मैं 2:30 से क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। आज क्वेश्चन बताने रह गए तो कल मैं 3 o'clock की जगह शार्पली 2:30 से क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं बचाओ पार्ट कंप्लीट करेंगे और कल करंट का अगला पार्ट पढ़ेंगे। सर होमवर्क दे दीजिए। हाँ, होमवर्क तो मैंने दिया हुआ ही है। एक तो ग्रेविटेशन की शीट कंप्लीट करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन की शीट कंप्लीट करनी है। और डीपीपी नंबर मैंने कहाँ तक कराए थे? 16 तक करा दिए थे ना? 14 तक हुआ था। 15 करा दिया था मैंने, डीपी नंबर 15 करा दिया था। तो 16 और 17 ये दोनों कर लेना, ठीक है ना।